हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम क्लास 8th का जो महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करें। हमने जो पिछला वीडियो था जिसमें मृदा क्या है, मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और भारत के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं कौन सी हैं, जिसमें हमने काली मिट्टी, लेटराई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जिसे हम बलुई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। और इसमें हमने देखा कि कौन सी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है और कौन सा तत्व कम पाया जाता है। और हमने ये भी जाना है कि जिस मिट्टी के अंदर जिस तत्व की कमी हो, यदि वो तत्व मिलाया जाए तो मिट्टी को अनुपजाऊ को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसलिए किसानों को ये जानकारी दी जाती है कि मिट्टी का ध्यान कैसे रखें या मिट्टी को लेबोरेटरी में ले जाकर इसकी जांच कैसे कराएं और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर किस प्रकार का खाद का प्रयोग किया जाए, ये भी इसमें बताया गया। तो आज बच्चों अपन मिट्टी का टॉपिक है उसको आगे पढ़ते हैं कि इसमें टॉपिक के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है मृदा निम्नीकरण। क्या है? मृदा निम्नीकरण, कि मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास कैसे होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं मृदा क्या है। तो हमने पढ़ा था परिभाषा कि धरातल की सबसे ऊपरी परत जो महीन कणों और हुमस और जैविक तत्वों से मिलकर बनी हो उसे अपन क्या कहते हैं? मृदा। क्या कहते हैं? मृदा, जिस पर वनस्पति को उगाया जा सके। यदि आपसे पूछ ले मृदा निम्नीकरण क्या है तो सीधी सी परिभाषा है मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होना। यदि मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो जाए तो मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले मृदा निम्नीकरण के कारक कौन से, तो पहला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ होता है बच्चों वनों की कटाई से। वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है? वनों की कटाई, वनों की कटाई से। तो यदि वनों की कटाई हो जाएगी तो पेड़ों को वो जो जैविक तत्व चाहिए वो आसानी से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पेड़ों की जो टहनियां और पत्तियां गिरती हैं वो मिट्टी के अंदर जैविक तत्वों में क्या करती है? वृद्धि करती है। साथ में वन होते हैं या पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों के माध्यम से पकड़े रखता है, जिससे मिट्टी का अपरदन भी नहीं होता है। यदि वनों को काट लिया जाता है तो ये सारी समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। अतिचारण, यदि किसी क्षेत्र में मवेशियों को अधिक चराया जाता है तो वो क्षेत्र की मिट्टी अनुपजाऊ होना शुरू हो जाती है। उसका कारण यह है कि बच्चों कि जब मवेशियों को चराया जाता है तो मवेशियों के जो खुर होते हैं या पैर होते हैं उसके अंदर जो खुर होते हैं वो मिट्टी को खोद देते हैं, और जब तेज गति से हवाएं चलती है तो मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उन हवाओं के साथ उड़कर चली जाती है और पीछे अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है, जिससे भूमि का क्या हो जाता है बच्चों? निम्नीकरण हो जाता है। फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। यदि अपन किसी क्षेत्र में या किसी खेत के अंदर या अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो वो मिट्टी भी निम्नीकरण हो जाती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग से मिट्टी क्षारीय और अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? या क्षारीय अधिक हो जाती है या अम्लीय अधिक हो जाती है, जिससे मिट्टी पर फसल उगाना दुर्लभ हो जाता है। वर्षा दोहन, यदि किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है तो उस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी का है परत अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण वो मिट्टी की जो उर्वरक मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है और पीछे अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है, जिससे मृदा का क्या होता है? निम्नीकरण होता है। और आपको इस प्रकार की जो पर्वतीय हैं जो भूमध्य सागरीय प्रदेश के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। भूस्खलन,
देखो बच्चों, भूस्खलन के बारे में हमने टॉपिक भी पढ़ा है, इसमें आपका एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि भूस्खलन क्या है, भूस्खलन के प्रभाव क्या है, भूस्खलन होने के कारण क्या है और भूस्खलन के प्रभाव को कम कैसे किया जा सके, इसका पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी मैं भूस्खलन की एक परिभाषा बता देता हूं कि स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली चट्टान अपने मूल स्थान पर टूटकर बिखर जाती है, वो क्या कहलाता है, भूस्खलन। और मैंने ये भी बताया था भूस्खलन भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तराखंड में। कहाँ होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा होता है। अगला टॉपिक है हमारा बाढ़। बाढ़ के संबंध में मैं आपको पहले भी परिभाषा बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब किसी क्षेत्र के अंदर अत्यधिक वर्षा हो जाने से जल भराव हो जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बाढ़। जब किसी क्षेत्र के अंदर अत्यधिक वर्षा हो जाने से जल भराव हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाढ़। और जल भराव हो जाने से जलाक्रांता की प्रवृत्ति आ जाती है। किसकी, जलाक्रांता। और जलाक्रांता के कारण मिट्टी कैसे हो जाती है, लवणीय हो जाती है। कैसे हो जाती है, लवणीय। और लवणीय मिट्टी मृदा निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो इस तरह ये कारक है जो मिट्टी को क्या कर देता है, निम्नीकरण कर देता है और उसकी गुणवत्ता का ह्रास कर देते हैं। अब टॉपिक है हमारा मृदा संरक्षण, कि मिट्टी जो न्यूनीकरण हो रही है या दिन प्रतिदिन मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सके। ऐसा क्या करें जिससे मिट्टी की गुणवत्ता के ह्रास को रोका जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो इसमें मृदा संरक्षण के अंदर अपन देखेंगे। अब मृदा संरक्षण क्या है, उसकी पहली परिभाषा क्या है, मृदा का विवेकपूर्ण उपयोग करके मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होने से बचाना। मिट्टी को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे मिट्टी की गुणवत्ता का क्या ना, ह्रास ना हो, तो अपन क्या करें, मृदा संरक्षण। जैसे अपन यदि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को जहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों, वहां पर अपन यदि जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो गुणवत्ता का ह्रास नहीं होगा। यदि बच्चों अपन फसल के अंदर अपन बार बार बदल कर बोते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास नहीं होता है। यदि सस्य प्रारूप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, सस्य प्रारूप यदि अपनाएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास नहीं होगा। फिर यदि अपन बच्चों इसमें खेतों के आसपास या खेतों के चारों ओर अपन वनों का विकास कर दें तो मिट्टी का गुणवत्ता का ह्रास नहीं होगा। या पतिचारण को अपन रोक दें तो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास नहीं होगा। तो कुछ ऐसे कारक होते हैं, यदि अपनी सोच समझ के यदि काम में लें तो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास को अपन बचा सकते हैं। अब मृदा संरक्षण की विधियां, कैसी कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। पहला, मल्च बनाना। देखो, मल्च बनाने का सीधा सा अर्थ है कि जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ के आसपास जो खाली जगह होती है उसके ऊपर कोई घास या किसी प्रकार की चादर बिछा देते, जिसके कारण आंतरिक भाग में वो आर्द्रता बनी रहे, क्योंकि सूर्य का जब तो प्रकाश सीधा नहीं मिलेगा तब तो वो आर्द्रता खत्म नहीं होगी। पौधे के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाह से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रह जाती है। और यदि पेड़ पौधे की अनावृत भूमि है जहाँ जिसकी खाली जगह पड़ी है, उसको यदि प्रवाल जैसे जीवों से ढक दिया जाए तो उसकी आर्द्रता कभी समाप्त नहीं होती है। अब आर्द्रता का अर्थ होता है सीधे भूमि में पाई जाने वाली नमी या वातावरण में पाई जाने वाली नमी क्या कहलाती है, आर्द्रता। और आर्द्रता को अपन हाइग्रोमीटर के अंदर मापते हैं। इसमें मापते हैं, हाइग्रोमीटर के अंदर मापा जाता है। अगली विधि है बच्चों, वेदिकाएं फार्म। देखो, आपने देखा होगा कि जो उच्चावच वाली भूमि होती है उसके अंदर यदि सीधी खेती कर ली जाए तो उस मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। यदि उसी को अपन वेदिकाएं के माध्यम से करें तो इसका कटाव काफी समय या काफी कम किया जा सकता है। जैसे वेदिकाएं फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिकाएं तीव्र ढालों पर बनाया जाता है। देखो, जो भाग ज्यादा तीव्र है, ढाल वाले हैं या पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर कृषि करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनी जाती है, वेदिकाएं फॉर्म बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। और उसमें क्या होती है, सपाट तल पर फसल उगाना
क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। जैसे इस तरह की ये वेदिकाएं बनती है। तो इसमें क्या होता है कि वेदिकाएं बन जाने से ये सपाट तल पैदा हो जाता है और सपाट तल पर अपने क्या कर सकते हैं, फसल को उगाया जा सकता है, उपलब्ध हो जाए। और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम होता है, और इससे पृष्ठीय प्रवाह भी कम होता है और मृदा का अपरदन भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी छोटे ज्यादा ये बनेगा ऑटोमेटिक, इसमें ये बनेगा ऑटोमेटिक, इससे इस तरह ये चलता रहता है। और जिससे क्या होगा, मिट्टी अपरदन भी क्या होगी, कम होगा, क्योंकि इसमें तेज गति से बहाव और प्रवाह नहीं हो पाता है। अब एक शब्द आया अपरदन क्या है, यदि परिभाषा पूछ ले बच्चों आपसे अपरदन क्या है, तो सीधा से याद रखना है भौतिक व मानवीय कारकों के कारण, भौतिक व मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का कटाव भी क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, भौतिक व मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगली जो विधि है वो समोच्च रेखीय जुताई है। समोच्च रेखीय जुताई, पहले समोच्च रेखा क्या है वो देखिए, या आपसे पूरी समोच्च रेखा की परिभाषा क्या है। तो समोच्च रेखा की परिभाषा सीधी सी है, समान स्थानों को मिलाने वाली, चाहे वो समान लवणता का स्थान हो, चाहे समान घनत्व का स्थान हो, चाहे समान जनसंख्या के स्थान हो, चाहे समान फसलों को का स्थान हो, चाहे कैसा भी हो, समान स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो समोच्च रेखाएं कहलाती है। तो इसमें समोच्च रेखाएं जुताई पूछा गया है, तो इसमें समोच्च रेखा जुताई क्या है वो देखिए, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता, और समान ढाल की जो रेखाएं हैं या समोच्च रेखाएं हैं उनके आधार पर यदि अपन जुताई करते हैं तो वो प्राकृतिक अवरोध का या जल को जो ज्यादा कटाव करता है उनको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। देखो इसमें परिभाषा में यही कहा, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई है, समोच्च रेखा के समांतर, जैसे ये ढाल है, यदि इस तरह करेंगे तो क्या होगा, कटाव ज्यादा होगा। लेकिन यदि अपन इसको समोच्च रेखा के इस तरह समांतर सीढ़ीनुमा से करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक जल बहते हुए जल से प्राकृतिक अवरोध का भी निर्माण करेगी और मिट्टी का कटाव भी क्या होगा, कम होगा। रक्षक मेखला जो पेड़ों के द्वारा एक कतार में लगाकर बनाई जाती है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जो तटीय प्रदेश है और शुष्क प्रदेश है वहां पर तेज गति से क्या चलती है बच्चों, हवाएं चलती है, और तेज गति हवाएं चलने के कारण उसके साथ मिट्टी भी उड़कर चली जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी के जो कटाव है उनको रोकने के लिए बच्चों क्या बनाई जाती है, रक्षक मेखला बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, रक्षक मेखला। और आपको बताइए रक्षक मेखला को के माध्यम से जो उपजाऊ मिट्टी है उसको हम बचा सकते हैं। अपन अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, समोच्च रोधिकाएं। समोच्च रोधिका की बात करते हैं बच्चों, तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाए जाने के लिए घास, पत्थर और मृदा का उपयोग किया। देखो समोच्च रेखा मतलब समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा। और समान स्थिति चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे मैदानी हो, चाहे घाटियां हो, तो उनको मिलाने के लिए समोच्च रेखा का प्रयोग किया जाता है। साथ में अपन मृदा संरक्षण में भी समोच्च रेखाएं के आधार पर रोधिकाएं बनाई जाती हैं, और उन रोधिकाओं को बनाने के लिए घास, पत्थर और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। रोधिका के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाया बनाई जाती है, और रोधिका के सामने जल इकट्ठा करने के लिए क्या बनाई जाती है, खाया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इस तरह ये मिट्टी का पान बना देते हैं और आगे की तरफ क्या बना देते हैं, खाई, जिससे जल को इकट्ठा करके लंबे समय तक रख दिया जाता है। अगला टॉपिक है चट्टान बांध, मतलब पहाड़ों के जो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं इनके द्वारा किस तरह पानी को रोका जा सकता है। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, और चट्टान बांध है वो जल जो प्रवाह है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, इसके लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, और ये जो खेतों के अंदर जो नालियां बनाई जाती है उसकी भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, और मृदा शक्ति को रोकते हैं, और मिट्टी का जो अपरदन है उसको भी क्या करते हैं, कम करते हैं। अगला जो टॉपिक है बीज की फसल उगाना। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में क्या होना, अन्य फसल को उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतार में उगाई जाती है।
और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, वर्षा ऋतु से बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो अलग अलग प्रकार की कतार में उगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन एक चक है वो अपन ने मूंग बो दिया, दूसरे में बाजरा बो दिया, इस तरह के अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति अपना कर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। अब जल, आपको पता ही है जीवन का जो आधार है वो जल है। क्या है, जल है। और हमारे काफी बार यहाँ पर लिखा भी मिलता है जल है तो कल है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल संरक्षण के ऊपर बड़ा जोर भी दे रही है, क्योंकि आज जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और वर्षा की मात्रा में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इस कारण से जल की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपको मालूम ही है व्यक्ति जीवन के अंदर वायु के बाद जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है जीवन के लिए वो क्या है, जल है। और जल के बिना वो व्यक्ति कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए जल हमारे जीवन का क्या है, आधार माना गया है। तो जल की क्या विशेषता है वो पढ़िए। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल एक महत्वपूर्ण क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मैं आपसे रिपीट वापस करता हूं बच्चों, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने से पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला बिंदु, भूपृष्ठ की 3/4 भाग पर जल से ढका और पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग किससे ढका हुआ, जल से ढका हुआ है। जैसे मैं यह बता रहा हूँ, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। क्या है, स्थल है। तो लगभग 3/4 भाग पर क्या है, जल है, और बाकी पर क्या है, स्थल माना गया। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। यदि सवाल पूछ ले बच्चों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी के ऊपर अधिकांश भाग पर क्या है, जल पाया जाता है, जिससे आसमान से देखने पर नीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए जल को, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। यदि आपको नारंगी ग्रह के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सा है, वरुण ग्रह। लाल ग्रह के बारे में पूछा जाए तो वो है मंगल ग्रह। और चमकीला ग्रह के बारे में पूछा जाए तो वो है हमारा शुक्र ग्रह। और यदि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह के बारे में पूछा जाए तो वो ग्रह है हमारा शनि ग्रह। तो इस तरह हमारे जो ग्रह हैं जो अलग अलग नामों से और अपनी क्रियाविधि के कारण पहचाने जाते हैं। अगला बिंदु, महासागर का जल लवणीय है। महासागर का जल कैसा है बच्चों, लवणीय है, क्योंकि महासागर जल के अंदर सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इस प्रकार के तत्व क्या होते हैं, मिले होते हैं, जिससे जल की लवणता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपको मालूम ही है विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा है, वो है अपना डेड सी, मतलब मत्स्य सागर। मत्स्य सागर है वो विश्व का सबसे खारा सागर है। और हमारे जो औसतन जो लवणता की मात्रा है वो 35 ppt है। 35 ppt है। 35 ppt का अर्थ होता है परसेंटेज पर 1000। ppt का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज पर 1000, मतलब 1000 पर। ठीक है। और हमारे सबसे लवणीय जो झील है वो तुर्की की वान झील है। कौन सी, विश्व की सबसे लवणीय झील तुर्की की वान झील। और मानवीय उपयोग के लिए अलवणीय जल केवल 2.7 मतलब 2.7% ही है। और देखो पृथ्वी के ऊपर जो जल का अधिकांश भाग है वो कैसा है, लवणीय है बच्चों, लेकिन 2.7% भाग है जो मनुष्य के पीने की क्या है, लायक है, और वो अलवणीय है। अलवणीय जल का 70% भाग बर्फ की चादरों के अंदर हिमालय के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। देखो बच्चों, इस हमने क्या पढ़ा था, पृथ्वी के पीने योग्य जल या अलवणीय जल कितना परसेंट है, 2.7। और इन 2.7 को 100% मान ले, उन 100% का लगभग 70% भाग, कितना प्रतिशत भाग, 70% जो भाग है वो बर्फ की चादर के रूप में और हिमालय के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग आसानी से किया नहीं जा सकता। और इस प्रकार की कुछ हिमालय क्षेत्र बताइए, अंटार्कटिका और
ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश। अगला बिंदु को देखते हैं, मनुष्य के लिए केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मनुष्य के लिए पीने के लिए जो अलवण जल है वो कितना परसेंट है? सिर्फ 1%। 100% में से सिर्फ 1% ही जल है जो हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला, ये भूमजल और नदियों, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में है और हमारा जो जल है 1% जो पीने के लिए, कितना परसेंट? 1% है जो पीने के लिए, वो भूमजल के रूप में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है और झीलों के पृष्ठीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब भूमजल क्या है, आपसे पूछ ले भूमजल क्या है, तो सीधे से याद रखना बच्चों, भूमि के आंतरिक भाग से निकाले गए जल को क्या कहते हैं? भूमजल। भूमि के आंतरिक भाग से निकाले गए जल को क्या कहते हैं? भूमजल। और नदियों और झीलों के अंदर जो जल होता है वो भी प्रयोग में लिया जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है और वायुमंडल के अंदर ये जो होता है जल, वो किस रूप में होता है? जलवाष्प के रूप में होता है। अब आपसे पूछ ले वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण के घेरे को क्या कहता है? वायुमंडल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण के घेरे को क्या कहता है? वायुमंडल है। और वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प है वो औसतन 2% पाई जाती है। औसतन कितना परसेंट पाई जाती है? 2%। और ये 1 से 4 के बीच में पाई जाती है। ये कितने के बीच में पाई जाती है जलवाष्प? 1 से 4 के बीच में। और औसतन कितनी है? 2% है। वाष्पीकरण, वर्षण और अपवाह की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण नियंत्रण गतिशील है। और जल एक चक्रीय प्रवाह है। जल एक ऐसा है चक्रीय प्रवाह जिसलिए इसे जल चक्र के नाम से जानते हैं। और जल होता है वो अन्य प्रक्रिया का रूप धारण करते हुए पुनः महासागरों में कैसे आता है उसके बारे में। वाष्पीकरण, जल का वाष्प के रूप में बढ़कर उठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वापस सुन लेना बच्चों, जल का वाष्प बनकर उठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। फिर है वर्षण। क्या है? वर्षण। वर्षण का अर्थ होता है वर्षा से, जो हिमपात के रूप में भी हो सकती है और वर्षा जल के बूंदों के रूप में भी हो सकती है और कर्कापात के रूप में भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। और अफवाह, अफवाह का अर्थ होता है नदियों की वाहिकाएं। क्या है? नदियों की वाहिकाएं। और फिर महासागरों, वायु, भूमि से होता पूर्ण महासागरों में आ जाता है। इसमें क्या होता है देखो महासागरों का पानी जब सूर्य के तापमान के संपर्क में आता है तो वो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर आसमान में जाकर जल वाष्प संघनित होती हैं और बादल का निर्माण करती हैं। और बादल के दौरान क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा होने के बाद ये पानी विभिन्न प्रकार की वाहिकाओं के माध्यम से, नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने लगता है? प्रवाह करने लगता है। और प्रवाह करते हुए ये वायु के अंदर, भूमि के अंदर इस तरह अलग अलग जगहों पर प्रवाहित होता हुआ पुनः कहां पर आ जाता है? महासागरों में आ जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र। तो बच्चों आज अपने इस वीडियो के अंदर मृदा क्या है, मृदा निम्नीकरण क्या है, मृदा निम्नीकरण के कारक क्या हैं, इसके अलावा मृदा निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है, उनकी विधियां कौन कौन सी हैं और जल क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल निम्नीकरण के उपाय, विधियां और जल निम्नीकरण के कारक जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।